शुभ संध्या सभी को। हमारे जो स्पीकर हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के वक्ता और मेहमान हैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद त्रिवेदी। डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद एक अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। उन्होंने गाजीपुर से बीएचएमएस किया है और 2014 से कानपुर में अपनी क्लिनिक अवधेश मेमोरियल होम्योपैथिक क्लिनिक में अभ्यास कर रहे हैं। आज वे हमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड होम्योपैथी के विषय पर अपने विचार और अनुभव साझा करेंगे। कृपया उनका स्वागत करें। सर, आपका स्वागत है। ओवर टू यू। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं अपने सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज की इवनिंग की शुरुआत करना चाहूँगा। एक्चुअल में सबको विलंब के लिए थोड़ा सा खेद है। मैं पहले से जुड़ा हुआ था लेकिन पीसी में मेरा नाम नहीं लिख रहा होगा जूम मीटिंग में, तो किसी ने मुझे मेरे मोबाइल और डेस्कटॉप से दोनों से रिमूव कर दिया। इस वजह से मीटिंग टाइम से नहीं चालू हो पाई। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आज का टॉपिक मैंने डिसाइड किया था। मुझे दो केस रिप्रेजेंट करने थे मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं पे, जिसमें एक 14 वर्ष की लड़की का केस था। बहुत ही अच्छा केस था। उसमें उसको कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही थी। जब उसका मीनार्ड शुरू हुआ तो मीनार्ड जब फर्स्ट साइकिल आई उसकी, तो उसका पीरियड टाइम पे आया, टाइम पे बंद हुआ। उसके बाद जब सेकंड साइकिल आई तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। उसके घर वालों ने 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, इवन 10-12 दिन तक वेट किया कि शायद अब ब्लीडिंग रुक जाए, लेकिन वो चीज स्टॉप नहीं हो रही थी। फिर उनके घर वालों ने कांटेक्ट किया डॉक्टर से। वहाँ वो लोग उज्जैन के रहने वाले थे, तो उन्होंने वहाँ पे लोकल एलोपैथिक फिजिशियन से कांटेक्ट किया, गायनी से कांटेक्ट किया। लेकिन उसके बाद भी वो चीज नहीं ठीक हो रही थी। जब तक वो दवाइयाँ खाती थी, एलोपैथिक ड्रग्स लेती थी, तब तक तो उसको थोड़ा सा आराम मिलता था। जैसे ही दवाइयाँ बंद होती थी फिर उसकी ब्लीडिंग वैसे ही कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट हो जाती थी। तो वो लोग, कोविड टाइम था, 2021 की बात है, तो वो लोग उस बच्ची को लेके सीतापुर आ गए, अपने नेटिव प्लेस। वहां पे उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लखनऊ दिखाया, ऐसे करके ऑनलाइन उस टाइम कंसल्टेशन चल रहा था। बॉम्बे की डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो सारे डॉक्यूमेंटेशन है, वो मेरे लैपटॉप पे है, लेकिन उससे कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो पीपीटी बना हुआ था, तो मोबाइल से मैं आपको वो कर देता हूँ। पीपीटी मोबाइल में अगर खुल जाता है तो मैं दिखाता हूँ। फिर उन्होंने लखनऊ की एक कोई सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके कहने पे उसको एक वैक्सीन लगवाई, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, एचपीवी की, जिसकी उन डॉक्टर ने बोला 3 डोज लगेंगे। और उसमें जब उसको पहला डोज लगा दिसंबर 2023 में, 16 दिसंबर 2023 को, उसी दिन शाम से उसको एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई। पीरियड तो उसको हो ही रहे थे, मतलब ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूअस हो ही रही थी दिन में कई बार, लेकिन उसको एक बेहोशी की दिक्कत शुरू हो गई। पहली पहले 1-2 बार तो खड़े खड़े गिर पड़ी, लेकिन उसके बाद जब घर वालों ने ध्यान देना शुरू किया तो वो कभी बेहोश हो जाए 4 घंटे के लिए, कभी 6 घंटे के लिए। तो घर वाले काफी परेशान हुए। उन्होंने डॉक्टर के कहने पे न्यूरो फिजिशियन को दिखाया, एमआरआई हुई। एमआरआई में भी कोई फाइंडिंग नहीं आई कि इसको कोई दिक्कत हो। तो फिर वो तरह तरह के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सब तरह के ट्रीटमेंट करवा रहे थे। फिर उनको मेरे बारे में किसी ने बताया सीतापुर में, तो वो सीतापुर से कानपुर आके मुझे दिखाया उन्होंने उस बच्ची को। मेरे पास उसका केस स्टार्ट हुआ, चूंकि मैं बाल से इलाज करता हूँ। डॉक्टर सानी सर और डॉक्टर गोस्वामी बॉस और मोनिका मैम से मैंने सीखा है। तो मैं बाल के द्वारा इलाज करता हूँ, तो उनके लिए ये अच्छा था कि रोज रोज डॉक्टर के पास नहीं जाना है, दूर के भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो वो कानपुर आ गए मुझे दिखाने। हमने उसकी केस टेकिंग की। केस टेकिंग के बाद उसकी दवा सेलेक्ट की, उसकी दवा लगी है। और धीरे धीरे उसकी जो बेहोशी वाली दिक्कत थी, सुबह वो 1-2 बजे तक बेहोशी की हालत में ही रहती थी, फिर दिन में भी कभी हो जाती थी। तो धीरे धीरे उसका बेहोशी वाला
जो वो था पीरियड कम होने लगा। उसके बाद 26 दिसंबर से दवा चालू हुई थी, 2 फरवरी 2024 के बाद तक टिल डेट उसको वो दिक्कत बेहोशी वाली नहीं हुई। दवा मैंने सल्फर सेलेक्ट की थी। उसका रिपर्टराइजेशन चार्ट, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं देखता हूँ अगर पीपीटी इसमें खुल जाता है। वो डेस्कटॉप से फिर से कनेक्ट नहीं हो सकता है क्या मैम? ये उसके घर अब तो ठीक हो? हाँ, क्या ठीक हो? इसका फॉलो अप लिया तब का वीडियो। मतलब अब तो पेरेंट्स तो भी और पीरियड 2 महीने। हाँ हाँ, पेट में दर्द क्या? पेट में दर्द होगा जी जी, वो नहीं होता है। अच्छा, जिसको पीरियड 2 महीने से टाइम पे आ रहा है जी, घर में और इधर मार्च दोनों में टाइम जी जी, दोनों ऊपर टाइम से क्या है थोड़ा सा 8-9 दिन तक 8-9 दिन तक ना थोड़ा मोबिलिटी जी थोड़ी सी वो होती रही थी। 4 दिन के बाद वो स्पॉटिंग थोड़ी सी ठीक है, वही 4 दिन के बाद 3-4 दिन तक स्पॉटिंग ठीक है जी हाँ, हो रही थी बाकी तो आप लोग मेरे पास 23 दिसंबर को आए। जी 23 दिसंबर को आए थे, 23 दिसंबर को आप लोग, और इसका ट्रीटमेंट 26 दिसंबर से आपने शुरू कराया था। तो इसको दिक्कत क्या क्या थी उस टाइम? जैसे तो 2 साल से पीरियड तो पीरियड से ही संबंधित थी। 2 साल से 2021 से क्या दिक्कत हो रही थी? जी तो जी 2021 से समस्या तो कोई 2021 से पीरियड में हो क्या रहा था, दिक्कत क्या आ रही थी? सर अब तो ठीक है, इसको पता नहीं ठीक हो वही मानिए कि 6-7 महीना तो कंटिन्यू इसको सभी और दवा करवाने के बाद एक से पहले सारा उनका ट्रीटमेंट चला, तो जब तक उनका हमने 3 महीने किया तब तक तो ठीक रहेंगे वॉइस का उसके बाद उनकी दवा बंद होते ही फिर वही समस्या चालू हो गई। लखनऊ में भी दिखाया, एक पुणे की डॉक्टर और दिखाया, हालांकि उस समय तो कोरोना पीरियड था तो बाकी सबसे बात होती रही, लेकिन जब तक दवा हो तब तक थोड़ा ठीक है। तो इस तरह से तब तक के परेशान मतलब जब तक एलोपैथिक दवा खाती थी, जब तक एलोपैथिक मेडिसिन खाती थी तब तक थोड़ा सा पीरियड कंट्रोल रहते थे, जैसे ही बंद करती थी फिर वैसे ही कंटिन्यूअस शुरू हो जाते थे। समस्या चालू सर जी, बस आपको जब से आपका ट्रीटमेंट ये 2 महीने से रेगुलर पीरियड है और पेट का मेन चीज पेट का दर्द भी गायब हो गया, अब नहीं होता है। अब पीरियड टाइम होता है वो तो एक नेचुरल बात है जी जी। और बेहोशी वाली भी दिक्कत हो रही थी, वो कितने समय से हो रही थी और कितने समय के लिए बेहोश हो जाती थी? वो जी तो मैंने लिखी थी तो वो डोज लिखे थे, एक डोज उस समय लगा था, दूसरा लगा था, तो वो डोज बस हमने इसको 14 दिसंबर को लगवाया जी पहला जी। और वो लगने के बाद तो उस समय तो जैसे एलर्जी शाम से बेहोश होने लग गई। हालांकि डॉक्टरों का ये कहना था कि उस वैक्सीन की वजह से नहीं है, वो क्यों था ये तो नहीं पता, पर बेहोश होने लग गई। कभी मतलब पहले दिन सुनी बेहोश पड़ी थी और उसके बाद कभी आधा घंटा, कभी 1 कभी 4 घंटा, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, इस तरह से मतलब किस समय बेहोश हो जाए उसका कोई टाइम नहीं था। दिन में कितने बार बेहोश हो जाती है? हाँ जी, तो वीडियो आप लोगों ने देखा
इसको बेहोशी की दिक्कत थी। फिर जब अपना इलाज चला, बेहोशी की दिक्कत ठीक हुई और धीरे धीरे इसके पीरियड्स में भी सुधार आता गया। मैंने उस टाइम इसकी दवा सल्फर सेलेक्ट की थी। सल्फर क्यों सेलेक्ट की थी उसका भी रीजन वो कहाँ स्क्रीन शेयर नहीं दिखा तो। मैंने इसके सिम्टम्स लिए जिसमें एक आर्टेबिलिटी, डांसिंग, फियर डार्क ऑफ, बच्ची को डार्क से अंधेरे से अंधेरे में दूसरे कमरे में भी नहीं जाती थी, बहुत डर लगता था। डांस करती थी तो इसको अच्छा लगता था, डांस से इसको जो वीकनेस थी उसमें भी आराम लगता था। आर्ट एबिलिटी आर्टिस्टिक नेचर की थी, काफी अच्छी उसके बिना देखे स्केचिंग भी थी। मेंसेस प्रोट्रैक्टेड, मेंसेस कॉन्टिन्यूअस रहते थे। मिल्क डिजायर, स्पाइसेस डिजायर एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन एलिमेंट आफ्टर, क्योंकि इसको बेहोशी वाली दिक्कत वैक्सीनेशन के बाद हुई थी और ये सारे ही सिम्टम्स सल्फर कवर कर रही थी। तो मैंने इसको सबसे पहले सल्फर दवा ट्रांसमिट की, क्योंकि सल्फर इसलिए कि सोरिक कंप्लेंट थी, सो रहा था और वैक्सीनेशन के बाद दिक्कत हुई थी। तो ये हुआ कि वैक्सीनेशन का जो एब्यूज हुआ है हो सकता है उसी की वजह से हुआ हो, क्योंकि उसको उस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई फाइंडिंग नहीं थी, उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे थे। उसका हीमोग्लोबिन भी 12-13 रह रहा था, उसका टीएसएच, प्रोलैक्टिन, एलएच, एफएसएच सारे टेस्ट कई डॉक्टरों ने कई कई बार उसके करा रखे थे। तो सब कुछ नॉर्मल आने के बाद भी दिक्कत हो रही थी। तो जो सिम्टम्स के हिसाब से सल्फर सबसे पहले आ रही थी। और सर का भी कहना है कि जब इस तरह की कई सारी दवाइयां होम्योपैथिक आयुर्वेदिक चल चुकी हो तो सबसे बेस्ट, अगर सल्फर आ रही है तो सल्फर से केस स्टार्ट करने से केस ओपन होता है। तो हम लोगों के भी दिमाग में आया कि इसको सल्फर से स्टार्ट करते हैं। सल्फर से स्टार्ट किया और बाय द वे ये केस सल्फर से ही एंड हुआ। साल भर तक इस बच्ची का इलाज चला अपने यहाँ। और उसी सल्फर से ही बीच बीच में हमें दवाई डिटैच करनी पड़ी, बाल दवाई से हटाना पड़ा, पावर बढ़ानी पड़ी, 0/1, 0/2, 0/3 तक जाना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली सल्फर मेडिसिन से ही इसको पूरी तरह से ये ठीक हो गई। इसका ट्रीटमेंट बंद हुआ, ट्रीटमेंट के बंद होने के टाइम का भी स्टेटमेंट है कि पिछले 6 महीने से वो बिल्कुल ठीक थी, तब इसकी दवा बंद की गई। तो ये बहुत ही अच्छा केस था। जो लोग कोई भी दिक्कत होती है सबसे पहले एलोपैथ में भागते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन, लोगों का मानना रहता है कि जल्दी आराम मिल जाएगा। तो होम्योपैथी से इससे एलोपैथी से भी कहीं जल्दी, और हार्मोनल डिस्टरबेंस जैसी जो दिक्कतें होती हैं उनमें बहुत अच्छा आराम मिलता है। तो ये एक मेट्रोरेजिया का केस था। एक ऐसा ही मेरे शुरुआती दौर में केस आया जब मैं 2013 में प्रैक्टिस शुरू कर रहा था। मेरे पास एक मिनोरेजिया का केस आया, हैवी ब्लीडिंग थी। वो पेशेंट 50, नियर अबाउट 50 की एज थी उनकी। तो वो मेरे पास आई मेरे पेशेंट के ही थ्रू। तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है, उन्होंने बताया कि ब्लीडिंग बहुत कंटिन्यूअस हो रही, बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैंने कहा कि कहीं दिखाया, तो उन्होंने पता चला कि उन्होंने यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हेलट, ज्यादातर लोग जानते हैं कानपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां दिखाया था। तो वहां की सीनियर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट कराना पड़ेगा। इरेगुलर मार्जिन यूट्राइन ट्यूमर था उनको, 48x35 mm² का। तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि ये, उन्होंने ये भी बोल दिया था डॉक्टर ने, ये हफ्ते 10 दिन में नहीं ऑपरेट कराया तो ये फैल सकता, कैंसरस बन सकता है। तो मेरा भी शुरुआती दौर था, मुझे भी हेसिटेशन हुआ, डर लगा कि केस लूं या ना लूं, कहीं ऐसा ना हो शुरुआत में ही कुछ दिक्कत हो तो डिफेम हो जाए। लेकिन उनके अंदर एक फियर बहुत प्रोमिनेंट था
कि मैं कैंसर से मरूं चाहे ना मरूं, लेकिन मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी तो मैं जरूर मर जाऊंगी। मतलब ऑपरेशन थिएटर में एंट्री करते ही मेरी सांस रुक जाएगी। इस डर की वजह से वो एलोपैथी में नहीं जाना चाहती थी कि एलोपैथी में जाएंगे तो ऑपरेशन ही होगा। तो उनके बेटे एक्चुअल में मुझसे पहले से दिखाते हुए थे स्टोन की प्रॉब्लम के लिए। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप ट्रीटमेंट दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। तो उनके विश्वास पे फिर मैंने एक शर्त पे कि 2 महीने बाद फिर से अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, नॉर्मल की तरफ होता है या स्मॉल साइज होता है, तो मैं केस को आगे प्रोसीड करूंगा, नहीं तो मैं भी ऑपरेट के लिए ही आपको सजेस्ट करूंगा। तो मैंने केस उनका लिया, शुरुआत की, दवा शुरू हुई, उनको ब्लीडिंग में बहुत अच्छा आराम मिल गया। ब्लीडिंग में जब आराम मिला तो 2 महीने का कह के वो 3.5 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराई। जब 3.5 महीने पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उनका साइज आधे से भी कम हो गया और फाइब्रॉइड रेगुलर मार्जिन ट्यूमर हो गया। तो वो भी बहुत खुश थी कि साइज आधा हो गया है डॉक्टर साहब, अब तो ठीक हो जाएंगे ना। मुझे भी खुशी हुई, मैंने कहा हाँ लग तो रहा है अब ठीक हो जाएंगी, पूरे कॉन्फिडेंस में रहिए ठीक हो जाएंगी। फिर उनकी दवा चलती रही। कैलकेरिया काब मैंने दवा सेलेक्ट की थी। सिम्टम्स शायद दिखिएगा स्क्रीन पे। उनके मैंने सिम्टम्स लिए थे, एक तो सेंटिमेंटल, सिंपथेटिक, मेल जेनिटिलिया में ट्यूमर यूट्रस मायोमा, फियर ऑपरेशन ऑफ ईच, एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। अब ये सिम्टम्स मैंने क्यों लिए? क्योंकि एक एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन इसलिए कि उस टाइम उसके कुछ समय पहले से उनके यहाँ एक केस चल रहा था दहेज प्रथा का। उनकी बड़ी बहू ने उनके ऊपर लगा दिया था। तो उनको इस चीज का बड़ा दुख रहता था कि हमारा सामाजिक अपमान हो गया और पैसे का बहुत नुकसान हुआ केस की वजह से। बाद में सेटलमेंट तो हो रहा है, अब लग रहा है सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन पैसा बहुत लग गया और सामाजिक अपमान तो हो गया। इसीलिए मैंने एलिमेंट फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन और एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट लिया, दो सिम्टम। और थर्ड वन लिया फियर ऑपरेशन ऑफ, जैसा कि मैंने बताया कि उनको ऑपरेशन से बहुत ज्यादा डर था। वो कह रही थी ऑपरेशन से हम बाद में मरे, मतलब बीमारी से हम बाद में मरेंगे, ऑपरेशन थिएटर में गए तो हमारी तुरंत डेथ हो जाएगी। अ, ये सारे सिम्टम्स लेके कैलकेरिया का मेडिसिन आई, मैंने कैलकेरिया का ट्रांसमिट की। ये इनकी रिपोर्ट है, इरेगुलर मार्जिन 47.6 इंटू 30.5 mm² का उनको इरेगुलर मास था यूट्रस में। और ये रिपोर्ट थी 2013 की। उसके बाद फ्रीक्वेंट हर 3 महीने पे अल्ट्रासाउंड होते रहे और उनका यूट्रस का साइज, यूट्राइन ट्यूमर का साइज कम होता गया। 6 मंथ टू 6 मंथ में उनका फाइब्रॉइड भी नॉर्मल हो गया था। और उसके बाद उनका 6 मंथ और इलाज चला, उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई। और टिल डेट अभी भी वो मुझे दिखाती हैं सिर्फ जॉइंट पेन के लिए। उनके आज तक उस तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे कि एलोपैथिक डॉक्टर कई बार बोल देते हैं कि कुछ समय के लिए आराम मिलेगा, वो अल्टीमेटली ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होता है, होम्योपैथी से चीजें पूरी तरह ठीक होती हैं। उनका स्टेटमेंट अभी मैंने दो तीन महीने 30 जून 2024, पहली बार आपने हमें 2013 में दिखाया था, आपको बच्चेदानी में गांठ थी, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही थी, तब आपकी 55 साल उम्र थी। उस टाइम इलाज चला करीब साल 1.5 साल, और 2014 में आपकी वो दिक्कत
खत्म हो गई थी। 15 में एक बार आपने और अल्ट्रासाउंड कराया? हाँ, उसमें तो कोई गांठ वाठ नहीं आई थी। तब से कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई पिछले 8-9 सालों में? कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह कुछ दिक्कत कराना पड़ा? कुछ नहीं, दिक्कत ही नहीं हुई तब से। तो ये दोनों केस बहुत ही अच्छे केस थे। वो लैपटॉप पे नहीं चल पाए, इसलिए आप लोगों को ऐसे दिखा रहा हूँ। पीपीटी नहीं सही से चल पाया, वो रिमूव होने की वजह से। तो मेनली फीमेल्स में जो भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो या तो डिसएमेनोरिया, एमेनोरिया, मेट्रोरेजिया, मीनोरेजिया, कई सारे कारण हो सकते हैं। पीसीओएस, यूट्राइन ट्यूमर, हार्मोनल इम्बैलेंस, कई बार ये सब रिपोर्ट्स में नहीं आता है। लेकिन होम्योपैथी में जो हम लोग सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं, इसके बिहाफ पे अगर सिंगल मेडिसिन का चुनाव करके हम सही दवा का चुनाव करें, तो ये सारी रिपोर्ट्स में आए ना आए, रिपोर्ट्स हम लोगों के लिए सिर्फ एक, ये हम सही डायरेक्शन में हैं या नहीं है, इसके लिए होता है। लेकिन जब कुछ आ ही नहीं रहा है, तो हम रिपोर्ट्स का वेट करके नहीं बैठ सकते हैं। हम पेशेंट की स्थिति, उसकी कंडीशन क्या है, इम्प्रूव हो रही है, उसकी भूख, नींद, प्यास, उसको अंदर से अच्छा फील हो रहा है कि नहीं, इसके बिहाफ पे ट्रीटमेंट देते हैं। और केस आप देख रहे हैं, ये दोनों ही केस बहुत ही अच्छे केस थे। इस तरह के कई केस आते हैं। अभी रिसेंट में ही एक बच्ची का और यही पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उसको भी कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग की, उसका भी इलाज मैंने लास्ट मंथ बंद किया है। तो यही होता है, जब उसको सिर्फ 6 महीने से दिक्कत थी, उसका कोई इलाज नहीं चला था, उसको तुरंत इलाज मिला और उसका ठीक हो गया। और जब कई बार एलोपैथिक अब्यूज हो जाता है या कई सारी दवाइयां चल जाती हैं, तब पेशेंट काफी सफर करता है और केस बिगड़ जाता है। ये उस पेशेंट की माँ का, बच्ची की माँ, सोनाक्षी की मदर है, का वीडियो है। कैसी है बिटिया? ठीक है। वो जब आई थी मेरे पास, तो उसको 6 महीने से पीरियड में दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कत हो रही थी पीरियड में? जी। हम्म, मतलब आपने ये बताया था कि पीरियड चलता ही रहता है, बंद 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं, बीच बीच में ब्लीडिंग हो जाती है ना? बंद नहीं होता था। हाँ, 2 महीने ऐसे ही चलता रहा, तब आप हमारे पास दिखाने आई थी। आपने 6 महीने से बताया था ऐसी दिक्कत हो रही है। बेटा स्टॉपर हटा लेना, शोर आ रहा है बाहर का। 6 महीने से उसको दिक्कत हो रही थी। आप हमारे पास 5 नवंबर 2024 को दिखाने आई थी। आज है 3 फरवरी 2025। 3-4 महीने हो गए इलाज चलते हुए। कैसी है बेटी? आप पीरियड टाइम पे आ रहा है? कितने दिन पे आता है पीरियड, मतलब कितने दिन रहता है पीरियड आने के बाद? 4-5 दिन में बंद हो जाता है, कोई अलग से दवा नहीं देनी पड़ती, सिर्फ हमारी ही दवा चल रही है। ठीक है। तो ठीक है, आज से इसका इलाज, मतलब आज रात का आप दवा ले जा रही हैं, इसके बाद इसका इलाज बंद कर देते हैं। तो ये थे 2-3 केसेस मैंने दिखाए। और आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, कोई क्वेरी हो, कुछ जानकारी चाहते हो, तो प्लीज आस्क मी। मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊं। So there is one question. जी बताएं। किसी ने, हाँ, डॉक्टर मीना पाल ने पूछा मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट। जी मैम, मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट ही है। हम लोग होम्योपैथी में सिम्टम्स को, मियाज्म हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा मियाज्म है? हम लोग कॉलेज में भी बहुत सुनते आए हैं कि सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, वो कैसे पता चलेगा कि कौन सा मियाज्म है और कौन सी मेडिसिन हमें देनी चाहिए? क्योंकि सारी दवाइयां तो हमारी जितनी भी पॉलीक्रेस्ट हैं ट्राइमियास्मेटिक हैं।
तीनों ही मियाज में कवर करती हैं। किसी में सोरा प्रोमिनेंट है, किसी में साइकोसिस प्रोमिनेंट है, किसी में सिफिलिस। तो उसको देखने के लिए कौन सा मियाज में है, हम उसके सिम्टम्स पे ही जाएंगे उस टाइम, किस तरह के सिम्टम उसके आ रहे हैं, उन सिम्टम्स को कंसीडर करते हुए हम उस की दवा सेलेक्ट करेंगे। ओके सर, एक क्वेश्चन और है कि लास्ट जो चाइल्ड के केस में कौन सा मेडिसिन यूज किया था आपने? लास्ट चाइल्ड के केस में साइलिशिया मैंने सेलेक्ट की थी। साइलिशिया सेलेक्ट की थी। एक्चुअल में उसके सिम्टम्स मैं बता देता हूँ यहाँ। वो उसकी सोनाक्षी ईशा, ईशा और सोनाक्षी, मतलब वो दोनों नाम है उसके। देखो फाइल देना जरा, मैं बता देता हूँ उसके सिम्टम्स मैंने क्या लिए थे। फाइल निकल रही है। और कुछ? सर क्वेश्चन एक और है कि सभी को एलएम पोटेंसी में ही स्टार्ट किए थे आप? जी, मैं क्रॉनिक केस में ज्यादातर मैं एलएम पोटेंसी ही यूज करता हूँ, ड्रग ट्रांसमिशन करता हूँ, बाल के द्वारा इलाज करता हूँ। कोई एक्यूट आता है सर्दी जुकाम बुखार, तो उसमें मैं सेंटिसिमल पोटेंसी यूज करता हूँ। वरना मैं ज्यादातर, क्योंकि इसमें एग्रावेशन के चांस बहुत कम होते हैं, पेशेंट बहुत परेशान होता है क्रॉनिक डिजीज में, और अगर उसका होम्योपैथिक एग्रावेशन ज्यादा हो जाता है तो पेशेंट और ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए 50 मिलिस्मल पोटेंसी सक्सेसिव पोटेंसी है, 0/1, 0/2, 0/3। तो इसमें उसको होम्योपैथिक एग्रावेशन कम होता है, और रिजल्ट हम लोगों को तो बहुत अच्छे मिलते हैं। बाकी सबका अपना चॉइस ऑफ वो होता है कि कौन किस पोटेंसी को ज्यादा प्रेफर कर रहा है। सर हाउ डू यू सेलेक्ट द पोटेंसी? और देखिए है क्या, जैसा कि मैंने अपने सीनियर से और सर से सीखा है, तो जब भी कोई फिजिकल कंप्लेन हो, तो हमें लोअर पोटेंसी में, मतलब 0/1, 0/2 में, या कोई मानसिक बीमारी हो, मेंटल डिजीज हो, उसमें हमें हायर पोटेंसी का चुनाव करने के लिए बोला जाता है। तो मैंने भी अभी तक वही किया है और मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और जब जरूरत नहीं होती तो मैं ज्यादातर केस 0/1 पोटेंसी से ही स्टार्ट करता हूँ। जब मुझे लगता है इससे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर मैं हायर पोटेंसीज में ही जाता हूँ। सर एक क्वेश्चन और है कि पीसीओडी एंड स्कैंटी मेंसेस, मतलब बस यही लिखा है पीसीओडी एंड स्कैंटी मेंसेस। पीसीओडी देखिए है क्या, बहुत सारे आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है पीसीओएस। कई बार फॉलिकल्स होते हैं, कई बार ओवेरियन सिस्ट हो जाती हैं। तो सब ठीक होते हैं। कई केसेस अपने पास हैं विद रिपोर्ट हैं, कुछ लोगों की रिपोर्ट्स जमा है जिनका इलाज। होता क्या है, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जो मैंने लास्ट केस बच्ची का शेयर किया, सोनाक्षी का, ये है उसकी फाइल। और होता क्या है, ये गांव की पेशेंट है। तो बच्ची को पहले मंथ से ही उसको आराम मिलने लग गया। 2 मंथ पूरे होते होते, 2 मंथ पूरे होते होते वो उसको काफी आराम था। जब वो दूसरे मंथ, तीसरे मंथ की दवा लेने आई, तो उनकी मदर का ये कहना था कि डॉक्टर साहब अब तो ठीक है बिटिया, बंद कर दें। लेकिन होता क्या है, अगर हम लोग पेशेंट को आराम मिलते ही तुरंत दवाई बंद कर देते हैं, तो केस रिलैप्स होने के, फिर से प्रॉब्लम रीअकर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, अभी 2 महीने और दवा ले जानी है, क्योंकि तुरंत अभी स्टॉप कर देंगे आराम मिलते ही तो केस रिलैप्स कर जाएगा। तो कहने पे वो रुकी। तो इसलिए पेशेंट को भी देखना पड़ता है कि हमें ट्रीटमेंट कब स्टॉप करना है, उसको समझाना पड़ता है। हाँ, इसका साइलेशिया मैंने सेलेक्ट किया था। वो बच्ची 14 साल की है, लेकिन फास्टिडियस बहुत है। अपना हर चीज व्यवस्थित रखना, जगह पे रखना, गंदगी उसको नहीं पसंद है, उसको इंजेक्शन से बहुत ज्यादा डर है। वो ऐसे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहती है जो सुई लगाते हैं, है ना। दूसरों की ओपिनियन, सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स। उसको जरा सा भी कोई कह दे कि हमारे ये ऐसा नहीं करती है, ये तो ऐसी है, या वो दूसरे उसके बारे में कुछ कहे ना, तब भी उसको फील हो कि ये मेरे बारे में
कुछ गलत सोच रहे हैं कि ये मुझे पसंद नहीं करते हैं, तो उसको सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स एक सिम्टम लिया था, वीपिंग इजिली, और मेंसेस अर्ली टू, मेंसेस फ्रीक्वेंट, मेंसेस प्रोट्रैक्टेड। ये सिम्टम लेने के बाद साइलीशिया फर्स्ट नंबर पे आ रही थी, तो मैंने इसकी साइलीशिया सेलेक्ट की थी। और भी कोई क्वेश्चन? हाँ, पीसीओएस, और उसके साथ एक और कोई क्वेश्चन था, स्कैंटीमेंसेस। स्कैंटीमेंसेस। स्कैंटीमेंसेस वो पीसीओएस में ही आ जाता है। तो अभी रिसेंटली मुझे एक दो दिन पहले ही कोई पेशेंट दिखा के गई, उसको एक ही दिन, वो भी हल्का सा पीरियड दिखता है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट है, अभी रिजल्ट आएगा तो मैं वो आपसे आगे कोई कॉन्फ्रेंस होगी तो उस पर शेयर करूंगा। ऐसे बहुत सारे केसेस ठीक हुए हैं, लेकिन समय कम होता है, इस वजह से अब थोड़ा सा आज हौच पौच हो गया इस चक्कर में, मैं सही से रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाया केस, तो इस सब बट वजह से मैंने स्टिल दो ही सारे केस। केसेस सबको बहुत अच्छे से समझ में आए। एफर्ट्स यू टुक बहुत क्लियर था सब कुछ। और सर एक क्वेश्चन और है कि ट्रांसमिशन के साथ मेडिसिन भी देते हैं? नहीं मैम, मेडिसिन उनको देते हैं, जैसे मेरी क्लिनिक कानपुर में शहर में है, तो जो बोर्ड पढ़ के आ रहा है उसको मैं मेडिसिन देता हूँ, या किसी किसी को मैं साथ में एसएल देता हूँ। जैसे उज्जैन वाली वो बच्ची थी, उसको मैंने कुछ नहीं दिया, उसका टोटली बाल से चलता था। ये करबिगवा की पेशेंट थी, कानपुर के पास है, 15 किलोमीटर पे। इसको मैं एसएल देता था 100 ml बॉटल में, इस तरह की बॉटल में, सिर्फ एसएल डिस्टिल्ड वाटर में थोड़ा सा आरएस मिला के, कि पेशेंट को विजिट का महत्व तो समझ में आए, इतनी भी दूर नहीं हो आप कि फॉलो अप के लिए नहीं आ सकते हो। बहुत सारे पेशेंट होते हैं, वो सोचते हैं कि जब बात ही करनी है, कोई ऐसा तो है नहीं डॉक्टर चेक करेगा, इस कंप्लेन में कुछ चेक करने लायक तो है नहीं, फोन से ही बात कर लेते हैं, दवाई वहीं से हो जाएगी, तो विजिट का क्या मतलब। लेकिन फोन में बात करने में और सामने से फॉलो अप में अंतर होता है। जो दूर के पेशेंट हैं उनको हम 3 महीने 3 महीने या ज्यादा दिन पे बुलाते हैं, या 2 महीने पे, लेकिन जो पास के पेशेंट हैं उनको फ्रीक्वेंट हर मंथ विजिट करवाते हैं। और ये देखिए, जो उज्जैन वाली बच्ची है उसने क्लिनिक पे भी विजिट की थी, उसका वीडियो है। आज डेट है 6 अगस्त 2023। ये कैसी हो बेटा? अच्छी हो। इस बार तुम्हारा पीरियड 21 डेज पे आया, कोई दिक्कत हुई? थोड़ा बहुत, मतलब कोई दर्द वर्द की दवा ऐसा तो कुछ नहीं लेना पड़ा? रीडिंग ठीक रही? रीडिंग रही ना? बाकी बीच में कोई ऐसी दिक्कत जो तुम्हें पहले बेहोशी वाली दिक्कत होती थी वो सब नहीं? लास्ट टाइम कब हुई थी बेहोशी वाली दिक्कत तुम्हारी? 3 फरवरी को, तब से कोई बेहोशी वाली दिक्कत नहीं हुई, अभी पूरी तरह सब ठीक ठीक कर रही हो। ठीक है बिटिया, आपकी पहले से काफी ठीक है, तो इसकी एक ब्लीडिंग, कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग की प्रॉब्लम। तो ये है, पेशेंट को विजिट करना बहुत जरूरी होता है, फॉलो अप, तभी समझ में आता है कि आगे हमें क्या करना है। क्योंकि अगर हम पेशेंट को फोन पे ही छोड़ देंगे तो फिर पेशेंट को उस चीज का महत्व तो नहीं समझ में आता है। अभी मैं एक चीज और दिखाऊं, फॉलो अप में होता क्या है, जब पेशेंट दिक्कत ठीक हो जाती है तो वो भूल जाता है हमें कितनी दिक्कत थी। इसकी एक लास्ट, जब मैंने ट्रीटमेंट बंद किया है उस टाइम का मैं आपको वो दिखाऊं, इस बच्ची की मदर का, कि कितनी दिक्कत थी, बेहोशी की दिक्कत कितनी थी, या कितना ज्यादा प्रॉब्लम था। तो फर्स्ट 2 वीडियो में आपको लगेगा बहुत परेशान थी हैं, लेकिन जब लास्ट ट्रीटमेंट बंद होने का टाइम का वीडियो है, लगेगा थोड़ी छोटी मोटी दिक्कत रही होगी। तो पेशेंट भूल जाता है समय के साथ कि मुझे दिक्कत कितनी रही है। अगर उसका सब कुछ फोन पे ही चलता रहेगा तो उसको वैल्यू ही नहीं डॉक्टर की होगी कि डॉक्टर से हम ठीक भी हो रहे हैं कि नहीं। तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं, अभी मेरी वाइफ की एक पेशेंट बच्चा है, उसको बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है, 6 मंथ से ट्रीटमेंट चल रहा है। पहले वो डेली करता था, तो 2 महीने पहले उनकी मदर ने ट्रीटमेंट बंद करा दिया,
उसका भी बाल से ही चलता है, टोटली ट्रांसमिशन। तो उसकी मदर ने बोला मैम आराम नहीं है, हस्बैंड कह रहे हैं बंद कर दो। तो उन्होंने, वाइफ ने ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया। अभी रिसेंटली 10 डेज पहले उनका फिर से फोन आया कि मैम उसका इलाज चालू कराना है बच्चे का। तो वाइफ ने बोला कि क्यों, आप तो कह रही थी कोई आराम नहीं है, हस्बैंड कह रहे हैं। बोली नहीं मैम आराम था। अब उनको भी समझ में आ रहा है, क्योंकि वो फिर से अब डेली शुशु कर देता है बिस्तर पे। और पहले वो 15-15 दिन का गैप कर देता था। तो आराम तो था, मैं यही समझाती थी उनको, लेकिन उनको लगता था कुछ नहीं होता है बाल से। तो पेशेंट को विजिट करना, और जब पेशेंट सामने आता है उससे फॉलो अप में एक एक चीज वो जो जो बता के गया है, उससे आप पूछिए तो वो बताता है हाँ हाँ इसमें तो आराम है। क्योंकि फोन पे पेशेंट सिर्फ एक जो उसको उस टाइम करंट की ज्यादा प्रॉब्लम है, पेशेंट उस पे फोकस करता है और कहता है नहीं इसमें तो आराम नहीं है। वो बाकी चीजें किनारे कर देता है। और अब हर टाइम फोन वो किस टाइम कर रहा है, तो आप हर टाइम फोन लेके फाइल लेके तो नहीं घूम रहे हैं। आपको भी नहीं याद होता है कि इसकी 10 कंप्लेन ये बता गया था, तो 10 कंप्लेन कौन कौन सी कब कब से थी। तो क्लिनिक पे विजिट करवाना पेशेंट का बहुत जरूरी है। और कोई क्वेश्चन? सर एक और क्वेश्चन है, पूछा जा जी। रहा है कि क्या है, हाँ, हेयर से जो ड्रग ट्रांसमिशन हो रहा है वो मतलब कैसे आप देते हैं, हाउ डू यू गिव हेयर ट्रीटमेंट और हाउ ड्रग ट्रांसमिशन इज डूइंग, सो यू नीड प्लीज डिस्कस। कैसे देते हैं, मतलब बाल से इलाज होता कैसे है? यस सर, यही क्वेश्चन है। मैम बाल से इलाज तो बहुत लंबा टॉपिक है, और डॉक्टर एम के सानी सर बहुत अच्छा समझा पाएंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ इन शॉर्ट जैसे बता पाऊँ। जैसे पेशेंट मेरे पास आया, हम उसकी इस तरह से केस टेकिंग करते हैं: प्रेजेंट कंप्लेन, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल जनरल एंड माइंड के सिम्टम। उस टाइम उसके दिमाग में क्या, गुस्सा कैसा है, डर किस चीज से है, जो एबनॉर्मल हो, जो अनकॉमन हो। कॉमन गुस्सा सबको आता है, चिंताएं सबको हैं, लेकिन जो उसका कुछ ज्यादा हो, जिसकी वजह से लग रहा हो ये प्रभावित हुआ है और ये बीमार हुआ है, वो मेडिसिन सेलेक्ट करने के बाद हम चाहे उसको 3200 में ट्रांसमिट करें, 0/1 0/2 में ट्रांसमिट करें, उसके लिए हम 1 ड्राम वाली कांच की फियल लेते हैं, ग्लास वाली। उसमें मेडिसिन का डाइल्यूशन बनाते हैं, वाटर प्लस 50 मिलीस्मल है तो उसका ग्लोब्यूल डाला, या सेंटिस्मल है तो उसका 1 ड्रॉप डाला, और उसमें आधा बाल डिप कर दिया, आधा निकला रहने दिया। और उसको एक लिफाफे में दवा का नाम, पेशेंट का नाम, कहाँ का पेशेंट है, किस डेट से वो दवा चालू हुई है, लिख के 10 स्ट्रोक करके रख देते हैं। फिर टाइम टू टाइम उसकी दवा की 0/2 में ले जाना है, या ओनली स्ट्रोक करना है बीच में, या दवा कब डिटैच करनी है, ज्यादा पोटेंसी जा रही है। तो वो हम लोग टाइम टू टाइम, वो अपने एक्सपीरियंस पे होता है, सीखने पे होता है, कब यहाँ पे प्लस करने की जरूरत है, कब स्ट्रोक करने की जरूरत है, या कब दवाई डिटैच करने की जरूरत है। तो वो मैंने डॉक्टर एम के सानी सर, डॉक्टर मोनिका मैम एंड डॉक्टर गोस्वामी वास जो झांसी में है, उनके यहाँ रह के सीखा है। मैं फर्स्ट ईयर से ही लास्ट ईयर तक हर साल 3 महीने 4 महीने उन लोगों के यहाँ जाता था, सीखता था उनके पीछे खड़े होके। तो तब मैंने सीखा कि बाल से इलाज में कब क्या करना है। बहुत बड़ा वो नहीं है टेक्निकल, वो बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है। लेकिन मेडिसिन सिलेक्शन सबसे ज्यादा टिपिकल है। आपको अगर सही मेडिसिन का चुनाव कर लेते हो, आप उसको खाने को दो, बाल से करो, वो आपकी चॉइस है। और कोई? मैम और कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ बहुत अच्छा जितेंद्र जी, बहुत बढ़िया थैंक यू सर। लगा आप। हाँ हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मासिक धर्म संबंधी बहुत कुछ बताए, लेकिन एक क्वेश्चन आया कि बाल से कैसे करते हैं, इसका मैं सर मैं क्वेश्चन। अभी हाँ उतनी देर से बाल से ही बता रहा था, बाल अच्छा, से। इसका हम आंसर दे देते हैं। जी जी। देखिए, बायो फिजिक्स एक चीज है
जिसमें जी लिखा हुआ मेटाजोइक थ्योरी। मेटाजोइक थ्योरी है कि जी यदि कहीं किसी से कोई पार्ट से कोई अंग निकलता है ले तो अपना गुण लेके निकलता है, समझे ना। जी तो आउटलेट को सर सर देयर आपकी इज वन आवाज मोर। हाँ, उनकी आवाज शायद नहीं आ रही है सर। एक क्वेश्चन और है। स्ट्रोक ठीक। द मेडिसिन ड्यूरिंग हेयर ट्रीटमेंट, क्वेश्चन मार्क। ओके फाइन, सो डू यू स्ट्रोक द ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द हेयर ट्रीटमेंट? स्ट्रोक द मेडिसिन ड्यूरिंग हेयर Medicine, ट्रीटमेंट। medicine. Yes, sir. Stroke the medicine during hair treatment. स्ट्रोक 10 स्ट्रोक करने होते हैं। उसमें जब भी लगता है कि पेशेंट को अभी तक इसमें आराम था, इस दवा से, दवा जब से चालू हुई, हफ्ते 10 दिन, इवन 3 दिन ही आराम मिला, लेकिन लगा है कि पेशेंट को अभी आराम मिला था, फिर से स्टैंड स्टिल पोजीशन में है दवा, थोड़ा वेट करने के बाद हमें जब लगता है कि नहीं अभी रुका हुआ है केस, तो स्ट्रोक करके देखते हैं। तो स्ट्रोक करने से अगर फिर से केस आगे बढ़ता है तो ठीक है, या इसकी एग्रवेशन होने लगता है तो हम दवा डिटैच करते हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर ने एक चीज, वो मेटाजोइक थ्योरी का सर बता रहे थे, बाल से इलाज। बाल से इलाज के लिए हम लोग भी बहुत प्रयासरत हैं, डॉक्टर सानी सर, डॉक्टर गोस्वामी बॉस, कि हम लोग इसको एक साइंटिफिक थ्योरी में ला पाए। तो इसमें कई सारे रिसर्च और एक सिंपल सा फंडा है कि हम लोग इसमें यूनिवर्स में अगर एक पार्टिकल को कोई फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरे पार्टिकल पे, वो कहीं भी हो, उस पे फील होता है। तो उसी तरह जब हम बाल लेते हैं शरीर से, लोग बोलते हैं वो डेड हो जाता है, लेकिन है तो हमारी बॉडी का ही पार्ट, उसमें हमारा ही डीएनए है। उस डीएनए में जो पायरोल रिंग्स हैं, उसकी एक सेट फ्रीक्वेंसी होती है नाइट्रोजन की, उस डीएनए के लिए। वो उसी बॉडी से सिर्फ वो होती है, इंटरेक्ट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने के कारण, जिसका वो बाल है। तो वो दोनों एक एनर्जी के, जो एडिशनल एनर्जी मेडिसिन के थ्रू मिल रही है, उसके कांटेक्ट में आने के कारण जो हमारा वाइटल फोर्स वीक हो रहा था, उसको बूस्ट अप कर देती है, तो हमारी बॉडी फिर से रिस्पॉन्स करने लगती है उस एक्स्ट्रा एनर्जी के थ्रू। बाकी इस पे किस वेवलेंथ पे, किस फ्रीक्वेंसी पे काम होता है, ये साइंटिस्ट का काम है। उनसे भी अप्रोच किया जा रहा है कि वो इस पे कुछ एकदम लॉजिकल, एकदम जो आज की जनरेशन या साइंटिस्ट माने कि हाँ इस वेवलेंथ पे या इस फ्रीक्वेंसी पे इसमें चेंजेस होते हैं, तो उस पे काम चल रहा है। मैम और कोई क्वेश्चन है नहीं सर, हमारे फिलहाल। केसेस से रिलेटेड? बाल से सर इलाज केस तो से, बहुत लंबा टॉपिक। यस सर, बहुत ही ज्यादा। सर नहीं, केस से रिलेटेड सर बस वही जो मेडिसिन का डिस्कशन था कि आपने कौन सा मेडिसिन दिया, दैट्स इट। और तो कोई, हाँ वही है। अच्छा, ठीक है सर। तो हमारा टाइम भी हो ही गया। थैंक यू सो मच सर, जी बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था। बहुत ही दोनों केस से हमने काफी कुछ सीखा है, समझा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सभी नाउ गुरुजनों को प्रणाम। So now I'm handing over the session to Dr. Dhanesh. Sir, over to you.